सामान्य निर्दोष जनुक में, मतलब कि कोई भी जनुक, हमारी जो 23 जोड़ी जीन्स होते हैं, मतलब टोटल कितने होते हैं 23 जोड़ी, पेयर्स मतलब क्या होते हैं, एक पेयर में 2 होता है, तो टोटल 46 हो गए। 46 जो गुणसूत्र होते हैं उसके किसी भी गुणसूत्र में जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण जो रोग होता है, किसी भी निर्दोष गुणसूत्र में किसी में भी किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन या परिवर्तन आ जाए तो उसे एक जनुक की विकार कहते हैं। तो इसके एक लाइन की डेफिनेशन में आपको कहना सिर्फ ये है कि किसी एक सामान्य जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण जो रोग होते हैं उसे एक जनुकीय विकार या रोग कहते हैं। इस प्रकार के लगभग 4000 से अभी अधिक मानवीय विकारों की जानकारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स 4000 बीमारियां जो है इस प्रकार से होती हैं। सदोष जनकों के कारण शरीर में उस जनकों द्वारा बनने वाले उत्पादित नहीं बनते तथा ये अल्प मात्रा में बनते हैं। उपापचय के इस कारण के जन्मजात विकार कम उम्र में जानलेवा साबित हो सकते हैं। मतलब अगर ऐसे विकार हो जाएं तो बच्चों की कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है अधिकतम 8 से 9 साल तक ही जीवित रहते हैं। आपने देखा होगा आसपास कभी कोई बच्चा विकलांग या किसी प्रकार की उसमें बीमारियां रहती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 साल तक चलते हैं। कभी कभी 17-18 साल तक भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। तो इस प्रकार के रोग के जो एग्जाम्पल है वो टचिन्सन्स रोग है, हेसेक्स रोग है, गैलेक्टोसेमिया रोग है, फेनिल कीटोनमेट है, दात्र कोशिका रक्ताल्पता या सिकलनेस एनीमिया जिसे बोलते हैं, इसी का नाम दात्र कोशिकाल्पता या सिकल सेल एनीमिया होता है। ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है यानी कि पुट्टी तंतुमयता, इसके बाद रंजकहीनता और हीमोफाइलिया रतौंधी इत्यादि ये सारी बीमारियों के नाम हैं। तो पहले हमारा ये जो सिलेबस में दिया हुआ है वो पहला है रंजकहीनता यानी कि एल्बिनिज, मतलब अनेबल टू सी। रंजकहीनता यह एक जनुकीय विकार है। इस विकार में शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं वो पहले देखना है कि इसमें क्या होता है कि शरीर मेलेनिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं कर पाता है। मेलिन नामक एक जो रंजक द्रव्य होता है यानी कि जो पदार्थ होता है, जो केमिकल होता है, वो क्या करता है हमारी बॉडी की त्वचा जो होती है उसको रंग देता है। मतलब किसी के शरीर का रंग गोरा, काला, सांवला या बहुत गोरा होता है, वो किसके कारण होता है, मेलेनिन नामक के कारण होता है। तो ये तैयार नहीं कर पाता है। उसके बाद आंखें जो होती हैं, आईज जो होती हैं, जो स्किन होता है यानी कि त्वचा, और जो बाल होते हैं, इन सब की मेलिन नामक भूरे रंग के प्राप्त न होने के कारण या रंजक के कारण रंग प्राप्त होता है। मतलब हमारे बालों का जो रंग होता है, आंखों का जो रंग होता है, हमारी त्वचा का जो रंग होता है, ये सारे रंग को मेंटेन कौन करता है, ये मेलानिन नामक जो है रंजक द्रव्य करता है। अब ये रंजकहीन व्यक्ति, मतलब ये जब रंजक ही नहीं रहेगा जिस व्यक्ति में, उसकी त्वचा निस्तेज होगी, मतलब कि त्वचा का रंग बहुत ही डल होता है। उसके बाल भी क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। आंखें सामान्य तौर पर गुलाबी होती हैं। वैसे नॉर्मली सबकी आंखों का रंग क्या होता है, नीला होता है। आंखों का रंग क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा। और क्या होता है, नीली आंखें होती है, भूरी होती हैं यानी कि ब्राउन होती हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में आंखों का रंग क्या होता है, पिंक हो जाता है यानी कि गुलाबी हो जाती है, क्योंकि आंख की पुतली और दृष्टि पतल में रंजक द्रव्य नहीं होता है। यानी कि जो आंख की पुतली और दृष्टि पतल जो हम सामने से देख पाते हैं, जिसका रंग गुलाबी, ब्राउन या भूरा या फिर नीला होता है, उसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो ये उसके लक्षण यहाँ पे आपके सामने जो बच्चे का एक लक्षण, बच्चों का इमेज दिया हुआ है, इसमें देखो कि ये आंखों का रंग क्या है, गुलाबी है, बाल एकदम सफ़ेद जैसा हुआ है, चेहरा एकदम निस्तेज है, मतलब कोई ब्राइटनेस नहीं है बच्चे के चेहरे पर। तो इस तरह के जो है चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद दात्र कोशिका यानी रक्त अल्पता, सिकल सेल, ये दूसरी बीमारी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दात्र कोशिका क्या होती है, प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन, और डीएनए, मैंने आपको इसी लेसन में डीएनए के बारे में बताया है डिटेल में। तो जो प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए होता है, और क्या होता है, डीएनए, इस सभी अणुओं की कमी, इसकी अगर कमी भी हो जाए, इसकी रचना में, अणुओं की रचना में किसी भी एक छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप रोग या विकार होता है। ठीक है, तो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा एमिनो अम्ल, यानी कि हीमोग्लोबिन का जब हम केमिकल सूत्र या संरचना सूत्र पढ़ेंगे तो उसके छठवें भाग पर एमिनो अम्ल जो होता है उससे ग्लूटामिक अम्ल बोलते हैं।
तो ये आप जब बड़े होंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे जो है एक जगह CH3 यहाँ पे NH2 इससे जुड़ा होता है, तो एक जगह 6वें नंबर पे जब NH2 जुड़ा रहता है उसको ग्लूटामिक अम्ल बोलते हैं। इसकी जगह वैलिन अम्ल ले लेता है, मतलब ग्लूटामिक 6वें प्लेस पे जो ग्लूटामिक अम्ल होता है उसकी जगह ग्लूटामिक अम्ल न होकर वैलिन नामक अम्ल जब आ जाता है तो उसकी हीमोग्लोबिन की जो रचना हो जाती है वो बदल जाती है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इस कारण रक्त कोशिकाओं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है हमारे खून के अंदर, जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, रेड ब्लड कणिकाएं होती हैं, उनका आकार उभयातल सामान्य आकार बदलाव होकर, जैसे वो आकार के क्या होती हैं, गोल, थोड़ी सी दबी हुई गोल होती हैं, ऐसा ना होकर वो कैसे हो जाती है, हंसिए के आकार की हो जाती है, ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, इसी स्थिति को दात्र कोशिका रक्ताल्पता कहते हैं। इस रोग से बाधित व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या करता है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, संवहित करता है। और अगर यही रक्त अल्पता हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन में ही बदलाव आ जाएगा, तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन संवहन करने की कैपेसिटी जो हो जाती है वो लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार क्या होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की गुठली बन जाती है, यानी कि थक्का जैसा बन जाता है और वे नष्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि रक्त वाहिनियों में रुकावट होती है। जैसे कि अगर कोई पाइपलाइन है और उसमें कहीं थक्का जैसा जम जाए तो वो क्या हो जाएगा, पाइपलाइन से पानी जाना बंद हो जाएगा। सेम वही होता है कि हमारे नर्व्स जो होते हैं, हमारे नर्व्स होते हैं, नसें जो होती है जिसमें ब्लड बहता रहता है, खून बहता है, उसमें जब हीमोग्लोबिन का थक्का जम जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी थक्का जम जाएगा, तो मैं सिंपली आपको बस बता रही हूँ, उसकी गुठली जब बन जाती है तो रक्त वाहिनियों में रुकावट पैदा होती है, वो पूरी तरीके से रक्त जो है बहाव नहीं हो पाता है और परिसंचरण की संस्था, मस्तिष्क, फेफड़े, वृक्क आदि को क्षति पहुंचती है। तो इसके कारण सभी अंगों को उचित मात्रा में क्या होता है, सभी अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन, फेफड़ा यानी लंग्स, किडनी, ये सबको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है और सबको हानि पहुंचती है यानी क्षति पहुंचती है। यह रोग आनुवंशिक होता है, यानी कि माता पिता से बच्चों में आता है। निषेचन के समय जनुकीय बदलाव के कारण यह रोग होता है, मतलब जब बच्चे पेट में होते हैं और जब उसमें एम्ब्रॉयज बनते हैं उसी टाइम पे ये रोग बच्चों में भी डेवलप होता है। तो माता या पिता दोनों में से अगर कोई सिकल सेल का पीड़ित है या फिर सिकल सेल का वाहक है तो उसके बच्चों में यह रोग हो सकता है। इस कारण समाज के सिकल सेल पीड़ित या सिकल सेल वाहक व्यक्ति का आपस में विवाह टालना बेहतर होता है। क्या होता है, ऐसे लोगों का आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये सिकल सेल पीड़ित और वाहक किस प्रकार से होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सिकल सेल जो वाहक व्यक्ति होते हैं उसको AS बोलते हैं, यहाँ पे AS लिखा है, मतलब कि सिकल सेल्स वाहक। और सिकल सेल पीड़ित जो होते हैं या सफरर, मतलब यस मतलब यहाँ पे यस से हो गया सिकल सेल और A से मतलब हो गया कैरियर, ठीक है। और सफर जो करते हैं यस होते हैं, ठीक है। जिसको पूरी रूप से बीमारी हो जाती है वो उसको यस बोलते हैं, और जिसको बीमारी दिखती तो नहीं है लेकिन उस बीमारी का गुण जो है उसके अंदर छिपा रहता है, मतलब उस इंसान को तो बीमारी नहीं हो सकती लेकिन उसके बच्चे को बीमारी होने की संभावना रहती है, उसको वाहक बोलते हैं, ठीक है। तो उसको यस से दिखाते हैं। तो सिकल सेल रोगी की पहचान क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं कि हाथ पैर में सूजन आना, जोड़ों में दर्द होना, असहनीय वेदना होती है, खांसी, सर्दी खांसी बार बार होती है, शरीर में थोड़े ज्वर होते हैं, मतलब थोड़ी बुखार होती है, जल्दी थकान होती है, चेहरा जो है एकदम डाउन रहता है, निश्चित दिखता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारे क्या होते हैं, सिकल सेल रोगियों के पहचान होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के लगभग 21 जिले सिकल सेल से प्रभावित हैं। इस विदर्भ में 11 जिलों का समावेश है। राज्य भर में 2.5 लाख से अधिक सिकल सेल बाधित रुग्ण हैं, मतलब कि रुग्ण मतलब कि अस्पताल हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में ये सर्वे किया गया, तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो इस तरीके से इसको अवॉइड किया जाता है कि ताकि 2 सिकल सेल लोगों का आपस में विवाह ना हो, ताकि उनके बच्चे जो पैदा हो तो उसमें ये बीमारी ना हो, उसे रोकने के लिए। तो आइए हम बता देते हैं कि सिकल सेल की सिचुएशन क्या होती है। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड जो कोशिकाएं होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, गोल होती हैं और वो आसानी से कोशिकाएं बहती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो हंसिए के आकार की हो जाती है, यानी कि इस तरीके से जब हो जाती हैं, तो वो जाके कहीं कहीं देखो यहाँ गुठली बन के जम गया है। यहाँ पे जब जम गया है तो आगे जो ब्लड है वो आगे बहने में क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से बीमारियां हो जाती हैं। तो सिकल सेल रोग
और इस कारण सामान्य रोगों में क्या होता है, ये चार्ट बनाकर आपके सामने दिया हुआ है। इस चार्ट में क्या है कि ए जो होता है मतलब वो सामान्य है। तो जब सामान्य पुरुष का सामान्य स्त्री से विवाह होगा तो उसके बच्चे भी सामान्य और निरोगी पैदा होंगे, सिकल सेल उसकी बीमारी में नहीं होगी। लेकिन AS दिया हुआ है, AS मतलब कि कैरियर, वाहक, जिसके अंदर वो बीमारी तो रहती है लेकिन उसको नहीं दिखती, लेकिन उसके बच्चे में दिखने की संभावना है। अगर दोनों या तो माता पिता नॉर्मल है और माता क्या है, वाहक है, या पिता वाहक है माता नॉर्मल है, इन दोनों केस में बच्चों को 50% चांस होता है कि ये बीमारी हो जाए। मतलब एक नॉर्मल है माता और पिता क्या है, उसका वाहक है, मतलब उसके अंदर बीमारी तो नहीं है, देखने में नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर वो बीमारी के लक्षण रहते हैं, इसके बच्चे में आने की संभावना 50% हो जाती है। उसी तरीके से क्या है, अगर माता और पिता दोनों को ये बीमारी है, AA मतलब कि सामान्य है, अगर पिता सामान्य है माता को बीमारी है, या पिता को बीमारी है माता सामान्य है, तो ऐसे पीड़ित हो संतान वाहक होती, तो ऐसे लोगों की संतान क्या होती, AS बन के आएगी, यानी कि वाहक बनेगी। मतलब उसको भी बीमारी दिखेगी तो नहीं, लेकिन उसके अंदर वो बीमारी का लक्षण रहेगा, वो वाहक बन जाते हैं, कैरियर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, नेक्स्ट है कि अगर दोनों को वो बीमारी हो, मतलब AS दोनों ही क्या हो, चालक हो, मतलब बीमारी ना हो, दोनों ही चालक हो, तो उस वाहक में संतान के सामान्य होने की संभावना 25% है, पीड़ित होने की संभावना कितनी है, 25% है, लेकिन वाहक होने की संभावना कितनी है, 50% है। हो सकता है कि वो 25% बच्चे नॉर्मल पैदा हो, उसमें कुछ भी ना हो, क्योंकि AA मिलेगा तो क्या होगा, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन AS मिलेगा तो वाहक हो सकते हैं। हो सकता है यस मिल जाए तो वो पीड़ित भी हो सकते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके बाद एक और सिचुएशन है, 6 सिचुएशन है, यहाँ पे क्रम से आपको 6 कंडीशन दिया हुआ है। अब क्या है, 5वां है कि माता पिता दोनों में से अगर एक पिता को क्या है, AS है यानी चालक है, और माता क्या है, पीड़ित है, या फिर पिता पीड़ित है और माता क्या है, वाहक है, कैरियर है, तो क्या होगा कि दोनों में से या तो 50% क्या होगा, संतान वाहक होगी, या तो 50% संतान क्या होगी, बीमारी से पीड़ित होगी। और 6वां पॉइंट दिया हुआ है कि अगर दोनों ही क्या है, दोनों ही पीड़ित हो, माता पिता दोनों को ये बीमारी है, तो उसके बच्चे को भी ये बीमारी होगी। तो यहाँ पे ध्यान लगे कि दोनों अगर बीमारी पीड़ित है तो बच्चे भी पीड़ित होंगे, और अगर दोनों को ये बीमारी नहीं है तो संतान निरोगी होगी, यानी कि पीड़ित नहीं होंगे। तो ये है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखने से आने वाले जनरेशन को बचाया जा सकता है। इसीलिए पंडित जी कुंडली देखकर विवाह करते हैं। आगे बात दिया है सिकल सेल निदान। सिकल सेल निदान क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान के अंतर्गत सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल निदान की सोल्यूबिलिटी टेस्ट की सुविधा है। उसी प्रकार ग्रामीण तथा उप जिला अस्पतालों में इलेक्ट्रोफोरेसिस यह निश्चित निदान करने वाली जांच की गई। तो इस निदान का एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर ध्यान देना है कि सिकल सेल निदान के लिए कौन सी जांच होती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह निश्चित निदान करती है। उपाय क्या है इसका, यह बीमारी प्रजनन द्वारा ही प्रसारित होती है, इसलिए शादी से पूर्व मतलब विवाह से पूर्व या बाद वधू और वर दोनों की रक्त की जांच करवानी चाहिए। सिकल सेल वाहक पीड़ित व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति वाहक व्यक्ति, ये सब अगर ऐसी सिचुएशन है तो विवाह को टालना चाहिए। सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन फॉलिक अम्ल एसिड 1 गोली डेली खानी चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। जैसे अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसके शरीर की रचना कुछ ऐसी हो जाती है, उसके हाथ पाँव ऐसे होते हैं।